हमने टेंडर से रिलेटेड लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो अब हम इसको एस्टिमेशन की तरफ लेकर जाएंगे अपने इस कोर्स को। एस्टिमेशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कैसे की जाती है, रफ एस्टिमेशन क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होती है। इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है जो सबसे रेलेवेंट है आप लोगों से, उसका क्या रोल है, उसका स्कोप क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कितना इम्पोर्टेंट उसका रोल है। क्वांटिटी टेक ऑफ, एस्टिमेशन टेक ऑफ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन रोल ऑफ पार्ट फ्रॉम मैनुअली या ह्यूमनली हम इसको लेकर चल रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ different softwares, how they are making our life more compatible than the project things, और डिफरेंट चीज़ों को कैसे वो अपने अंदर इनकम्प्रेस कर रहा है बहुत सी एक्टिविटीज़ को, और उससे हमारी चीज़ें आसान हो रही हैं। उसमें रोल ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उसमें रिविट हमारे पास जो उसका फर्दर एक टूल है बिम के अंदर, वो किस तरह हमें एस्टिमेशन से रिलेटेड चीज़ों को आसान बना रहा है, उनको डिस्कस करेंगे। तो ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर हैं वो एस्टिमेशन से रिलेटेड होंगे। इसमें जो हमारे पास रेलेवेंट लिंक्स होंगे या रेलेवेंट ट्यूटोरियल्स होंगे, रेलेवेंट वीडियोस होंगी यूट्यूब की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एस्टिमेशन से रिलेटेड इसमें हम जो मेन कंटेंट है हमारा, जो कि हम इस कोर्स को कवर करेंगे, उसमें ये कंटेंट है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूजली यूएसए के अंदर कॉस्ट इंजीनियर भी बोलते हैं। प्री टेंडर, टेंडर और पोस्ट टेंडरिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कोई भी फर्म जो है, जो उसका बजट होता है, उसको लिमिट है उसके अंदर रखने में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एक्सपर्ट क्वांटिटी सर्वेयर होता है, ही मस्ट बी वेरी श्रूड, ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस, उसमें स्किल्स होने चाहिए कि वो चीज़ों को जस्टिफाई करे और ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करे कि कोई ऐसा काम जो एक कंट्रैक्टर करता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसके पास एक ऐसा क्वांटिटी सर्वेयर हो कि वो ऐसी चीज़ों को क्लेम ना करे जो कि वो एक्टिविटीज कर लें। बट जो उसमें बहुत से क्वांटिटी सर्वेयर होंगे, उसमें जो सेपरेट किया जाएगा कि जो कि एक्सपर्ट क्वांटिटी सर्वेयर है, वो होगा जो कि जस्टिफाई करे कि हमने ये एक्टिविटी भी की है, इसके अंदर भी हमारी कॉस्ट आई है, ये इसकी सेपरेट शॉप ड्राइंग्स आपको बनानी चाहिए, और ये हमारा काम सेपरेट हुआ है, और इसका क्लेम भी हमारा इसके अंदर ऐड होना चाहिए अदर देन जो कि आपने ऑलरेडी चीजें आपकी अप्रूव्ड है। यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम यूज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट के क्वांटिटी टेक ऑफ, इसको डिस्कस करेंगे। सेम गोज विद द टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी टेक ऑफ, इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर फिर फर्दर टेक ऑफ के अंदर हमें बिम कैसे हेल्प आउट कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नीड फॉर एस्टिमेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि आप जो फर्म्स होती हैं वो बजट ऑलरेडी देख लें, तो उनको वो चीज़ वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, नहीं कर सकती। और प्लस ये चीज़ कि ऑलरेडी वो किसी भी टाइम के ऊपर देखें कि वो जो बजट उनका है वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, जो विद इन उनका बजट है उसमें चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही। तो एस्टिमेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, छोटे स्केल के ऊपर हो, स्केल के ऊपर हो या लार्ज स्केल के ऊपर हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन विल डिस्कस द साइट कंडीशंस अफेक्टिंग द क्वांटिटी टेक ऑफ। साइट कंडीशंस जो होती हैं, जो सिनेरियोज वहाँ पे होते हैं, वो कैसे डिस्टर्ब करती हैं जो आपके क्वांटिटी टेक ऑफ जो आपने एस्टिमेट किए होते हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड या आपकी लेबर से रिलेटेड जो आपकी साइट कंडीशंस होती हैं, वो कैसे इस चीज़ों को इफेक्ट करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक एस्टिमेटर, एक क्वांटिटी सर्वेयर ही के थ्रू चल रही हैं। तो कौन सी ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए गुड एस्टिमेटर के अंदर कि जिसमें कि हम जब भी कोई अपना फर्म या कोई आप अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करें, या आप बीइंग अ रिक्रूटर आपने कोई क्यूएस रखना है, तो आप उस क्वालिटीज को उसके अंदर असेस करें और देखें कि हाँ ये क्वालिटीज इसके अंदर है, दैट वुड बी द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर आवर फर्म, फॉर आवर कंपनी, जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, एस्टिमेशन क्या होती है। एस्टिमेशन इज अ साइंटिफिक वर्किंग आउट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ये एक साइंटिफिक वे है ट्रीटमेंट को इन टर्म्स ऑफ उसकी प्राइस के। तो ऐसे रिसोर्सेज जो उसमें है कि मटेरियल जो कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज होगा। देयर आर नंबर ऑफ सेवरल आपके पास मटेरियल यूज हो सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को जो पोस्ट एंट्रिंग के अंदर चीज़ों को कवर करना। देन लेबर कॉस्ट, उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और तमाम चीज़ें इसके अंदर आप काउंट करेंगे। देन इक्विपमेंट,
कौन कौन सी मशीनरी इक्विपमेंट जो कि आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज होगा, इन तमाम की जो एस्टिमेशन है साइंटिफिकली, एंड देन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। और फिर उसके बाद आप ऑलरेडी जो ऑब्वियस कॉस्ट आपके थ्रू आउट द एक्सपीरियंस आपको एक पता हो किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से पहले इतने यहाँ पे हमें कॉस्ट आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को जो आप ये असेसमेंट करते हो इसको आप क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक चीज आपके पास है कि आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के बाद आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई कि ये आपके पास पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कॉस्ट इसके ऊपर आपने पैसा सर्व किया, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। जो आपके पास एस्टिमेशन होती है कि वो बिफोर द प्रोजेक्ट है कि आपका ये प्रोजेक्ट उसमें एंटिसिपेटेड या करते हैं बहुत से मिसलिनियस एक्टिविटीज को और बहुत सी ऐसी टर्म्स को कि जो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने इंक्लूड नहीं किया होता, इनकॉर्पोरेट नहीं किया होता, आप उस प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसके अंदर ऑलरेडी उन चीज़ों को, डिलेज को और बहुत सी एक्टिविटीज को उसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन रिक्वायर अ थॉट स्किल एक्सपीरियंस। देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो एस्टिमेशन आप किसी भी प्रोजेक्ट की किसी भी एक क्यूएस से करवा रहे हैं उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसका फील्ड के ऊपर उसका ऑलरेडी एक होता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ऑफिस में लें और देन उससे उस किस्म का उसको सारा नॉलेज ऑब्वियसली हो सकता है, उसको यू कैन से जो थ्योरेटिकल उसका नॉलेज है इस हवाले से वो बहुत अच्छा है, बट दैट जस्टिफाई दैट ही विल परफॉर्म वेरी वेल। जब वो एक प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को लेकर चलेगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका साइकोमोटर बहुत अच्छा होना चाहिए। साइकोमोटर का मतलब कि उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के अंदर एज अ साइट इंजीनियर या एज अ टेक्नीशियन उस फील्ड के अंदर उसने काम किए हों। उस एक्सपीरियंस से उसको ऑलरेडी पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस ड्राइंग्स के अंदर कौन कौन से ऐसे मिसलिनियस एक्टिविटीज होती हैं। जब आप फॉर इंस्टेंस जब आप एक प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, एज पर ड्राइंग बहुत सी ऐसी चीज होती हैं जो कि वहां पे नहीं पॉसिबल होती। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप स्टिक हो जाएं कि नहीं इसको इस तरह ही करना है। यू हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्रोविजन और किसी वे आउट की तरफ आपने निकलना होता है इन कंसल्टेशन विद द कंसल्टेंट एंड द क्लाइंट, एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट आप उस चीज को मोल्ड करते हैं, आप उस चीज को स्विच करते हैं। तो ये बुकिश थिंग नहीं है कि इसको डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये यही चीज है। जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो आप बहुत सी चीजों को देखते हैं कि ये उस टाइम तो हमने कर दी थी, मगर जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये चीज अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट वुड बी द वे आउट। तो टीम्स आपस में बैठती हैं एंड देन उसको वो उस हवाले से जो वे आउट निकालती है, फिर उसकी जो नई आपकी सिनेरियो बनता है या ड्राइंग्स बनती हैं उसके मुताबिक आप चीजों को क्लेम करते हैं। इन केस द फंड्स अवेलेबल आर लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट, द वर्क इज डन इन पार्ट और बाय रिड्यूसिंग इट और स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइंस आर अल्टर्ड। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है किसी भी प्रिपेयरिंग एंड एस्टिमेट, ये जरूरी है किसी भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर, agreed. Then we have detailed specifications about workmanship, properties of materials, etc. And then lastly we have the standard schedule of rates of the current year. For example बहुत सी चीजें होती हैं उसमें जो current year rate होते हैं वो आप already उसके लेते हैं। डॉलर का रेट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर बाहर से कोई चीज उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अब एक प्रोजेक्ट था जो कि हम 2012 में किया, उसमें हमने जर्मनी से एक इक्विपमेंट परचेज करना था जस्ट फॉर द टेंशनिंग ऑफ द पीटी बार्स। हमने जिस टाइम टेंडर हुआ था उस टाइम उसकी प्राइस जो थी डॉलर का रेट और था, जो एक्चुअल कंट्री था वहां पे यूरो चलता है जर्मनी के अंदर, मगर जो रेट यहाँ से कोट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट का वो डॉलर उसका फिक्स होता है, डॉलर्स में आप रेट देते हो। तो विद द डिले उसमें कुछ डिले आया और देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि थोड़ा सा डिले होने की वजह से डॉलर देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन द डॉलर रेट। एनीहाउ ये चीजें बहुत सी आती हैं जो कि ऑलरेडी आप इसके अंदर चीजों को कंसीडर करते हैं अपने कैलकुलेशंस के अंदर। क्वांटिटी सर्वेयर, इसका हम प्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अ प्रोफेशनल वर्किंग विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंसर्न विद बिल्डिंग कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि काम कर रहा होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में और उसका मेनली कंसर्न होता है जो कि कॉस्ट से रिलेटेड उसका मेन कंसर्न होता है।
जो उसकी फिक्र होती है, जो कि सोच होती है, वो मेनली कॉस्ट से रिलेटेड होती है कि कोई भी एक्टिविटीज की कॉस्ट हमसे मिस ना हो या हम स्किप ना कर जाएं, या जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप डिफेंड कर सकें और उस चीज को सक्सेसफुली क्लेम कर सकें। तो ये जो क्वांटिटी सर्वे है यूएसए के अंदर इसको एज अ कॉस्ट इंजीनियर बोलते हैं। अ स्पेशलिस्ट ट्रेड्समैन हु प्रिपेयर्स standardized estimate for a building project in which all of the construction materials, labor activities, and the like are quantified. His prime task is to ensure that the project is kept within the budget and that the client get value for the money. Traditional role QS के क्या हैं? Measures क्या हैं? Arise at quantities of different items of work for tender documents, preparations for developer, tender pricing for contractor, handle BOQ and price scheduling, bill for payments, intermediate and final, measures quantities from drawings and from साइट। तो इस चीज को थोड़ा आसान करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें क्वांटिटी सर्वेयर का सिंपल रोल ये होता है कि आपके पास आईपीसी होती है, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट होते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली जितनी भी आपका टोटल एक कॉस्ट होती है उसका ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया जाता है कि कितने परसेंट उसने आप उस पर क्लेम करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, साइट इंजीनियर होता है, प्लानिंग इंजीनियर होता है, वो प्लानिंग इंजीनियर बेसिकली चीजों को स्केड्यूल करके देता है कि कोई भी एक्टिविटी आपकी डिले ना हो। इन चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज किसके ऊपर रिलाई कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल मूव करेंगी, ड्राइव करेंगी। तो ये प्लानिंग इंजीनियर का काम है। और द मेन रोल इज कि आपके पास कोई भी ऐसी टाइम ब्रैकेट वहां पे मिस ना हो कि जिसके अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। तो ही वुड बी इन लाइजॉन विद द साइट इंजीनियर and depending upon the activities or the scenario of the site, he discussed with the site engineer and defined that these activities are can be start or may be start in parallel in consent with the project engineer as well. When they go ahead with the activities, he will design in his software. He will put all these activities in the software. For instance, he may be using Revit or he may be using Primavera. तो वो उनके अंदर इन तमाम एक्टिविटीज को एड ऑन करता है और फिर वो टाइम वाइज, स्केड्यूल वाइज, मंथ वाइज, डेज वाइज उन तमाम चीजों को उसके अंदर ऐड कर देता है। और जिससे आपको पता चल जाता है कि इस मंथ के अंदर आपके पास ये पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं। और नॉट ओनली कि उन चीजों को सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को बताए, उनका ड्यूरेशन भी वो स्पेसिफाई करता है कि ये एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम, इसका मतलब है कि प्लानिंग इंजीनियर का भी बहुत जरूरी है कि फील्ड के ऊपर एक्सपीरियंस हो, साइट के ऊपर उसका एक्सपीरियंस हो और उसको पता हो कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम लेती है। जब उसको ये पता होगा तभी वो प्लानिंग ऑफिस में बैठ के इस चीज को डिफाइन कर सकता है कि ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी पैरेलल स्टार्ट हो सकती हैं। तो रादर देन हम पहले एक एक्टिविटी करें और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करें तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो व्हाई नॉट कि आप वर्क पावर है उसको थोड़ा इंक्रीज करें और दोनों एक्टिविटीज को पैरेलल स्टार्ट कर लें। पैरेलल तो स्टार्ट हो सकती है मगर इन एडिशन टू दिस उसके पास ये नॉलेज भी होना चाहिए कि ये एक्टिविटी कितना टाइम लेगी। तो अपार्ट फ्रॉम चीजों को इस तरह डिफाइन कर स्केड्यूलिंग करने के साथ उसने उन एक्टिविटीज का टाइम भी डिफाइन करना है। और इस चीज को इंश्योर फिर साइट इंजीनियर ने करना है कि ये एक्टिविटी हमारे पास ऑलरेडी वो शेयर होगा प्लान उसे, और एग्री करने के बाद उसने सारा प्लान बनाया है तो ही शुड बी स्टिक विद द प्लान्स और उसने उन एक्टिविटीज को टाइमली एग्जीक्यूट करना है। अब ये साइट इंजीनियर जो आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, डिप्टी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट इंजीनियर है, व्हाटएवर हु इज रिस्पांसिबल ऑन द साइट, उन्होंने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके पास ये एक्टिविटीज अब टाइमली एग्जीक्यूट। एंड सेम गोज विद आपके पास जो क्वांटिटी सर्वेयर है, क्वांटिटी सर्वेयर को तमाम एक्टिविटीज की प्राइसिंग, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, कहाँ कहाँ हमने कंक्रीटिंग की है, ड्राइंग्स के, क्रॉस सेक्शंस के, उन तमाम चीजों का उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद वो क्या करेगा कि 2% जो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बताएगा कि ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर लिया है, 120 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो चुकी है, ये वाला पैनल इतना, हमने ये स्लैब कंप्लीट कर लिया है। अब उसके अंदर जो जितनी भी वहां पे कंक्रीटिंग है वो ऑब्वियसली करेगा। समटाइम आपने देखा होगा जो बैरियर होते हैं ब्रिज के ऊपर वो एंड पे बनते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसने स्लैब बना दिया और उसके अंदर वो बैरियर्स की कॉस्ट की कंक्रीटिंग भी ऐड ऑन कर देगा तो फॉर श्योर जो कंसल्टेंट का क्यूएस, एक कॉन्ट्रैक्टर का होता है, कंसल्टेंट का क्यूएस होता है, तो कंसल्टेंट का क्यूएस उसको क्या कर देगा, उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। तो आपने एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है कि आपका कोई भी क्लेम हो वो आपके एक्सपीरियंस से हो, आपके स्किल से हो, आपका नॉलेज हो। और जो भी कोई आप इस चीज को इंश्योर करना है कि जो भी कोई आप चीज सबमिट करें उसके अंदर रिजेक्शन मिनिमम हो, क्योंकि वंस अगर एक चीज पता चल गई कि रिजेक्शन, ये डेलिबरेटली चीजें ऐसी ऑर्डर करता है, देन
एक आपकी रिप्यूट वहां पे बननी होती है। तो आपकी रिप्यूट इस किस्म की होनी चाहिए कि जो भी आप चीज को वहां पे सबमिट करें, पुट ऑन करें, उनकी टेबल पे जो चीज जाए तो उसके डेस्क से वहां पे कोई चीज रिजेक्ट होकर ना आए। तो दैट्स हाउ यू प्रोसीड, आई थिंक यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इन चीजों को आगे लेकर चलते हैं। So what services does the quantity surveyor provide? Preparing the initial budget before the fully detailed architecture drawings is developed. एक rough estimate वो already देते हैं, anticipate करते हैं if the cost will not exceed the budget. Prepare tender documents for pricing. Each items की per unit price होती है, उससे related document prepare करता है, detailed comprehensive, उसमें उसमें तमाम चीज़ों की वो activities, उसमें लेबर, उसमें आपके मटेरियल, उसमें आपके जितने एक्टिविटीज होते हैं, आपकी मैन पावर, ह्यूमन, फिजिकल, आपके रिसोर्सेज, तमाम चीज़ों का एक डिटेल जो टेंडर डॉक्यूमेंट एक सबमिट होता है। नेगोशिएशन ऑफ टेंडर सम्स विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, वैल्यूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन साइट, असेसिंग द इंश्योरेंस क्लेम्स, ये एंड पे हैं। दस द क्यूएस प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, नेमली प्री टेंडर, टेंडर एंड पोस्ट टेंडर से रिलेटेड इन चीज़ों से रिलेटेड करता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि प्री टेंडर में क्या है, टेंडर में क्या है, और पोस्ट टेंडर में वो कैसे अपनी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोजेक्ट में। प्री टेंडर में क्या है, द क्यूएस असिस्ट द क्लाइंट टू डेवलप हिज विश लिस्ट इनटू अ ब्रीफ। तो अब ऑब्वियसली जो एक क्लाइंट है उसके पास भी तो एक एस्टीमेट होना चाहिए ना कि उसका काम जो है वो इतने, इसके ऊपर मैक्सिमम इतनी अमाउंट लगेगी। तो द क्यूएस असिस्ट करता है उस क्लाइंट को टू डेवलप हिज विश लिस्ट इनटू अ ब्रीफ। इसको रादर देन गोइंग इनटू अ मेगा प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हाई राइज बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, हम एक स्मॉल स्केल के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं। अगर आपने घर बनाना है तो क्लाइंट ऑब्वियसली जो ऑनर है, जिसका पैसा वहां पे लगना है, वो क्लाइंट है। जो ठेकेदार है वो कॉन्ट्रैक्टर है। यूजली घरों के अंदर आपका कंसल्टेंट नहीं होता, बट फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो बना लेते हैं जिसमें आपने कंसल्टेंट भी वहां पे हायर किया हुआ है। इसलिए जो आपके पास क्लाइंट होगा वो पहले रफ एस्टिमेट करेगा कि मेरा यहाँ पे कितना उसमें आएगा। तो ऑब्वियसली जो वहां पे आपके पास एक क्यूएस होगा वो पूछेगा कि भाई आप किस किस्म का घर बनवाना चाह रहे हैं, 10 मरले का तो है, उसमें कवर्ड एरिया कितना है, या 1 कनाल का, उसमें कवर्ड एरिया कितना है। कवर्ड एरिया के बाद फिर आप टाइल कौन सी, आई मीन स्पेसिफिकेशंस बेसिकली उस चीज की प्राइसिंग को, उसकी बजट्स को कंस्ट्रेन भी कर सकती हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकती हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, योर विशेस कि आप क्या क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर चाह रहे हैं। आप वहाँ पे बूटी सीना लगाना चाह रहे हैं, आप टाइल इस किस्म की लगाना चाह रहे हैं, आप वुड वर्क करवाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे ब्रिक्स के अंदर बेशुमार किस्म की, यहाँ पे आपके पास 4-5 क्वालिटी की वहाँ पे ब्रिक्स होती है। यूजुअली जिसने जो आपका मकान होता है वो बना के सेल आउट करना होता है, वो हल्की से हल्की ब्रिक लगवाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर 3-4 टाइप्स की ब्रिक्स अवेलेबल हैं। सेम गोज विद द मटेरियल, सेम गोज विद द सीमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर उसका बजट, एक एंटिसिपेटेड बजट, इसको प्री टेंडर से पहले जो आपका एक बजट, एक एस्टीमेट आपके पास होता है। An estimate sum is developed from the architecture sketch drawing. Note all these stage construction drawings are not yet available, thus there will be no accurate. तो obviously उस टाइम डिटेल ड्राइंग्स आपके पास, तो ये एक एस्टिमेटेड या एक रफ बजट आप इसको बोल सकते हैं, जिसको ये एक डिटेल या आपके पास इस बजट, इस फॉर्म में आपके पास ये बजट नहीं आता। टेंडर स्टेज के ऊपर मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। ईच एंड एवरीथिंग आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होती है और इस चीज को इंश्योर करना है होता है कि जो वाकई टेंडर जो उस बिड के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अपना टेंडर सबमिट करेंगे, ये जो चाहते हैं कि उनको ये प्रोजेक्ट मिल जाए, वो भी कोशिश करेंगे कि वो क्या करें, इसके ऊपर उसमें जाएं। तो आजकल जो करंटली मेरे ख्याल से चल रहा है, मेरे ख्याल से बिलो -40 कल चल रहा है आइडिया आपको आजकल क्या रेट चल रहा है टेंडर जो सबमिट करा रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर में? सर जो MES स्केड्यूल है उस पे तो प्लस में जा रहा है, तकरीबन 8% रूलिंग परसेंटेज है, गवर्नमेंट में -40 पे। तो ये आई मीन आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी वो क्या करते हैं 40%। तो उसके बाद फिर जो अमाउंट बचेगी उसके अंदर वो क्या वहां पे उसके अंदर लगाएंगे और क्या उसकी क्वालिटी होगी और क्या स्टैंडर्ड। एनी हाउ ये चीजें चल रही हैं, बट वी हैव टू स्टिक विद द नॉर्म्स, और जो जिस किस्म की चल रही है और इसी के मुताबिक हमने चलना है। मगर ये जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमें, उन प्रोसीजर्स का हमें पता होना चाहिए। So QS prepare a BOQ for the full detailed plan and gather the tender documentation. QS values the tender to make sure that the tender price correctly and accurately will be with the work done on site and hand over the principal agents. तो QS जो होता है वो चीज को इंश्योर करता है कि जो टेंडर की प्राइस है वो
एक्यूरेटली और प्रिसाइजली लोएस्ट स्टेज के ऊपर लोएस्ट प्राइस की तरफ उसकी वहां पे वो सबमिट हो इन द फॉर्म ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में आपके पास डिटेल बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, टेंडर ड्राइंग्स हैं, टेंडर फॉर्म है डिफरेंट, इसमें बिल्डिंग एग्रीमेंट या बाकी आपके पास जेवीसी प्रिंसिपल जो डिफरेंट आपके पास हैं उससे रिलेटेड चीजें आप उसमें डिपेंडिंग अपॉन के वो किस किस्म का प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक वो चीजें चलती हैं। खैर ये चीजें चेंज हो सकती हैं मगर जो उसके फॉर्म्स होते हैं उसमें इनको सबमिट करते हैं। पोस्ट टेंडर स्टेज क्या है आपके पास प्री कॉन्ट्रैक्ट में कि QS evaluates all the tenders which have been submitted to ensure that all the contractors have priced accordingly. QS formulates a tender report and submits to the principal agent and assists the client to make a decision on which the contractor tender will be suitable for the project. Lastly, the QS prepare a contract document. अच्छा इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये QS कैसे कंट्रैक्टर की चीजों को, इसमें देखें जो आपके पास क्लाइंट है उसका सेपरेट QS है, क्वांटिटी सर्वेयर है, उसने हायर किया हुआ है क्योंकि इतना बड़ी अमाउंट का प्रोजेक्ट है तो फॉर श्योर एक कॉस्ट इंजीनियर को लाजमी हायर करेगा जो कि डिफरेंट जो बिल ऑफ क्वांटिटीज को लेकर आएंगे, उनको कौन इवेल्युएट करे कि इसने सही किया हुआ है नहीं सही किया हुआ है, इसने एस्टिमेट जिसने कॉस्ट दिया हुआ है तो वो एक सेंसिबल या वो एक मेच्योर्ड आपके पास है या मैच्योर डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो QS की बात हो रही है कि क्लाइंट की तरफ से QS है, बट जो टेंडर जो सबमिट हुआ है उसकी प्रिपरेशन में वहां पे ऑलरेडी कंट्रैक्ट इंजीनियर जो कि उस फर्म का होगा जो कि बहुत ही हाईली पेड होता है, कंट्रैक्ट इंजीनियर यूजली हम इसको बोलते हैं जो कंट्रैक्टर्स के पास होता है, जो कि मेनली जितने भी नए वो एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका काम सिर्फ ऑफिस में बैठना होता है, ऑफिस में बैठ के जितनी भी एड्स आती हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हमसे रेलेवेंट प्रोजेक्ट हैं, और उसके बाद उन टेंडर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर करना, उसका मेनली जो उसका काम होता है, और उनको विन करना उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस ऑनर की तरफ से, SEO की तरफ से उस फर्म की। तो जितने एक एक्सपर्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की टीम के अंदर फिर डिफरेंट QS हो सकते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स हो सकते हैं। तो मेनली एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर होता है, बड़ी फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी फर्म्स में तो सिंपल QS चल जाते हैं, मगर जो बड़ी फर्म्स होती हैं जो मिलियंस ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ बिलियंस के प्रोजेक्ट वो विन करती हैं, जिनके लिए अप्लाई करती हैं, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर होता है जो कि बहुत ही हाईली पेड होता है और वो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और उसको पर यूनिट रेट्स और जो वहाँ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं या उस प्रोजेक्ट को विन करने की जो स्किल्स होती हैं वो उसके पास ऑलरेडी होती हैं, कहाँ पे उसने प्राइस कम करनी है, कहाँ पे एट द बॉटम लाइन इज हाउ ही हैज टू सिक्योर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो उसके अंदर फिर उसके पास दैट मीन्स कंट्रैक्टर की एक सेपरेट टीम है, कंसल्टेंट है, उसके पास भी QS होता है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो कंट्रैक्टर काम करेगा और वो फिर क्लेम करेगा कि हमने ये काम किया, हमारी इतनी पे बन रही है, इस एक्टिविटी की इतनी है, इसमें इतना मटेरियल यूज हुआ, इसकी इतनी पे है, बाइफरकेट करेगा, स्मॉल ब्रेक डाउन करेगा चीजों को, और उन ब्रेक डाउन्स को जब वो सबमिट करेगा तो जो कंसल्टेंट होगा उसको वेट करेगा कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो वो फिर कंसल्टेंट के पास भी QS होता है, वो जो QS है वो चीजों को चेक करता है, दोनों की आपस में मीटिंग होती है, वो जस्टिफाई करता है चीजों को, अगर क्लाइंट जो है वो ओके करता है देन उसको फिर वो कंसल्टेंट इसका प्रोसीजर आगे आएगा। तो द QS formulates a tender report and submit to the principal agent and assist, ठीक है हो गया। लास्टली द QS prepare a contract documentation। ओके कंट्रैक्ट स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज द QS इज रिस्पांसिबल फॉर मंथली वैल्यूएशन एंड द कॉस्ट वैल्यूएशन एंड द कॉस्ट रिपोर्टिंग। कंट्रैक्टर सबमिट अ क्लेम टू द QS फॉर हिज वर्क डन, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। QS value the work and submit a valuation to the principal agent. Principal agent issues out a certificate for the work confirming the amount due to him. Contractor raises an invoice to the client based on the amount on the certificate. Client pay the amount on the invoice and the certificate on the terms stated in the contract under the पेमेंट। तो इन शॉर्ट प्रिंसिपली उन चीजों को आप छोड़े, इसमें जो मेन होता है वो क्या है, आपके पास बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रैक्टर होता है, कंसल्टेंट होता है, क्लाइंट होता है। कंट्रैक्टर का अपना QS है, उसने बहुत सी एक्टिविटीज चल रही हैं, जब वो एक खास अमाउंट प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का खास अमाउंट का वर्क कर लेगा, वो फिर एक उसको बिल ऑफ क्वांटिटी की फॉर्म में लेकर आएगा, उसका QS कॉन्ट्रैक्टर का उसको प्रिपेयर करेगा, वो फिर कंसल्टेंट से कहेगा कि ये हमने सारा काम कर लिया है, अब हमें इसके पैसे दिए जाएं जो कि हमने अभी यहाँ पे खुद से इसके ऊपर लगाए हैं। तो वो उसके ऊपर चेक करता है कि हाँ इसने ये जो डायमेंशन निकाली है, ये जो वॉल्यूम निकाला है कंक्रीट का,
इतनी अमाउंट ऑफ इतना इसका वॉल्यूम बनता है या नहीं बनता उस कंक्रीट का, यहाँ पे कम कंक्रीट, इतनी क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पे लगी है, स्टील इतना लगा है यहाँ पे, तो वो तमाम उस जितना भी एक्टिविटी हो चुकी है उसके डिटेल बिल बनाता है, उसको वेट करता है जो कंसल्टेंट होता है, कुछ चीज़ों उसको कट करता है उसमें से कि नहीं ये आपका इसमें अभी नहीं हुआ, ये चीज़ आपकी अभी जस्टिफाइबल नहीं है, इसकी आपने प्राइस ज़्यादा लगाई है, ये जो प्रूफ हुआ था वो इतनी प्राइस है। एनी हाउ वो तमाम चीजें वेट करने के बाद देन क्लाइंट के पास जाता है, ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट द फाइनल अकाउंट फॉर द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द नॉमिनेटेड एंड द सिलेक्टेड अकाउंट, फाइनलाइजिंग एंड फाइनल अकाउंट इन्वॉल्व एक्सटर्नल वर्क्स आर यूजुअली measured provisionally. Thus, at this stage, they are included in the BOQ in order to sum up the total cost of the project. Then the pricing and the approval of the variation brought about by the site instructions and revised drawing, preliminary adjustment calculation, issuing of the final valuation. What is cost estimation? Cost estimation क्या है? Basically मैं इसको आसान अल्फाज में आपको इसमें थोड़ा समझाता हूँ कि cost estimation एक आप ये कह लें कि एक anticipation है, एक prediction है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी एक्टिविटीज हैं, ये सारा कुछ होगा, आप ऑलरेडी एक प्रिडिक्ट करते हैं कि इतनी हमारी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी, और दैट एस्टिमेट शुड बी वेरी नियर टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि उसके ऊपर आएगी। तो एक एक्सपर्ट आपके पास क्यूएस होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एक थंब रूल है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वेरिएशन, एक तो होता है कि अनसर्टन बहुत सी चीजें होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस उन अनसर्टन को निकालने के बाद जो एक जेनेरिक जो तमाम टर्म्स है उसकी उसने कॉस्ट एस्टिमेट दी, वो 5 से 10% मैक्सिमम वेरिएशन उसके अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि वो भी एक्सपीरियंस्ड इतना नहीं है या उसको इतना नॉलेज नहीं है चीजों का। So what is cost estimation? It is a determination of probable पॉसिबल जो कॉस्ट होती हैं ऑफ अंडरटेकिंग, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए जो पॉसिबल कॉस्ट होती हैं उसको वो मालूम करे, उसको वो बताए, डिटरमिन करे। कॉस्ट एस्टिमेटिंग इज द प्रिडिक्टिव प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप ऑलरेडी चीजों की कॉस्ट एस्टिमेशन की चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, यूज टू, और ये फिर चीज प्रिडिक्ट करने की क्वांटिफाई कॉस्ट and price the resources required by the scope of a work activity or project। तो इन सब के लिए जो आप प्रिडिक्ट करते हैं, इन तमाम प्रोसेस के लिए जो प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें इस चीज को आप क्या कहते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन इसको बोलते हैं। यूज ऑफ अ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑब्वियसली जब आपको बजट का तमाम पता चल जाता है कि ये टोटल बजट आपकी जो आपको तमाम एक्टिविटीज वाइज वो प्रिडिक्ट कर देता है, जब आप सम अप करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इतनी टोटल कॉस्ट आपको चाहिए, इतना टोटल बजट आपको चाहिए, तो आप एलोकेट करते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी या कुछ और चीजों को रखने के बाद कि इतना आपका टोटल बजट इसके लिए होगा। आइदर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं या इतना बजट आपके पास है कि आप इसमें अप्लाई कर सकें। डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन बिटवीन डिजाइन अल्टरनेटिव्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट, आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। Project cost control, a detailed cost estimate serve as a baseline to compare and evaluate actual project cost with the planned budget cost while the project is processing, and at the end of the project this helps to discover and mitigate any variation as they occur। अच्छा, तो कॉस्ट एस्टिमेशन की यूजेस फिर आपको बजटिंग में, डिसीजन मेकिंग में, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका कंप्लीटेड वर्क है वो कॉन्ट्रैक्टर की जो फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय कंपेयरिंग द सबमिटेड बिड्स विद एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें सेक्टर क्यूएस कहाँ पे? ऑब्वियसली वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, रेजिडेंशियल, एजुकेशन, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हर किस्म के कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट होगा यूजुअली उसके अंदर क्यूएस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एस्टिमेट ऑफ वर्क एक्टिविटी, फॉर अ गुड एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क आफ्टर कंप्लीशन शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5 to 10% फ्रॉम इट्स अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट, provided there are no unusual unforeseen circumstances। इसकी सबसे अगर इशू ना हो तो जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया वो 5 to 10% की लिमिट के अंदर ही एक्सीड करना चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी टेक ऑफ, इसके अंदर मैंने पहले आपको बताया कि मेनली आपके पास इसमें आपके लेबर और मटेरियल, क्वांटिटी टेक ऑफ इज एन इन डेप्थ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो डेवलप ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन फेज, ये जो सारा प्रोसेस होता है क्वांटिटी टेक ऑफ, अब इसका एक कंसेप्ट बताया टेक ऑफ, इसका नाम क्यों दिया गया है और ये किस फेज के ऊपर होता है। डेवलप ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन फेज, these measurements are used to format a bid on specifications and the models to find these quantities
Preparing a quantity takeoff requires a high degree of skill as well as good judgment and critical thinking skills. The term takeoff refers to this process of taking off all the materials for a project from a design drawing or ब्लूप्रिंट। तो टेक ऑफ के स्टेज के ऊपर ये प्री कंस्ट्रक्शन फेज के ऊपर आपने एक ऐसा एस्टीमेट बनाना है जो कि आप आफ्टर रिव्यूइंग तमाम ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस क्वांटिटीज को देखने के बाद और अच्छी आप जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप इन तमाम चीज़ों को इवेल्युएट करते हो बाय कंसीडरिंग द मटेरियल लेबर्स एज वेल, और जिसमें आप इन शॉर्ट के कंप्लीट प्रोजेक्ट का इसके अंदर एक एस्टीमेट होता है जिसको आप प्रिपेयर करके आगे प्रोसीड करते हैं। The quantity takeoff are detailed measurements of materials and labors needed to complete a construction project, जो कि उस construction के project के लिए चाहिए होंगी, किस किस स्टेज के ऊपर चाहिए होगी, कितनी चाहिए होंगी, उन तमाम का आप उसमें आप पहले से ही इसमें anticipate करते हैं। They are developed by an estimator during the pre-construction phase। Okay, हम discuss कर लिया। This process includes breaking the project down into smaller and more manageable units that are easier to measure, और break down कर लेते हैं different activities का ताकि समझने में और उसको manage करने में चीज़ें आसान रहें। These measurements are used to format a bid on the scope of construction estimated due to drawing specification to find these quantities. Essentially, a quantity QTO is in construction refer to estimating materials. You review the project plans and take off information about what physical materials the architect, engineer or draftsman specifies to assemble the project। जो किस किस्म के उनको वहाँ materials चाहिए। Quantity takeoff in construction have many other names including estimating takeoff, construction takeoff, earthwork takeoff, material takeoff, material estimating, material different उसके names हैं। Many programs have been developed to aid in the efficiency of this program। With BIM, building information modeling, quantity takeoff can be conducted almost automatically given that the type of material, their quantity and the price is included in the model। Experts जब इस पूरे एक सॉफ्टवेयर को इसको बनाया और उसके बहुत से टूल्स हैं, उनके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जब इनकॉर्पोरेट कर दी जाए एक प्रोग्राम के अंदर, एक आप एल्गोरिथम बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब आप उसको एक सिनेरियो देंगे तो ऑलरेडी उसके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स की बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने स्टोर की है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कोई चीज मिस करते हैं। तो जब उसको एक ऐसा सिनेरियो आप देंगे वो ऑटोमेटिकली तमाम चीजों को आपके सामने ले आएगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है। फर्दर इसके अंदर बिम के अंदर बहुत से ऐसे टूल हैं जो कि आपको क्वांटिटी टेक ऑफ के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो दिस क्रूशियल स्टेप इन अ प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज कैन मेक और ब्रेक सक्सेस। विन और लूज वाली इसके अंदर सिचुएशन होती है, अगर आप इस चीज को करेक्टली नहीं इनकॉर्पोरेट करते देन बाद में आपको इशू इसमें आएंगे। इनफैक्ट इम्प्रॉपर क्वांटिटी टेक ऑफ कैन underestimate or overestimate construction costs, causing inefficiencies in the entire construction chain. It is known that the construction project are often done over time and over budget, and one of the reason is lack of accuracy in quantity takeoff and estimate। तो बहुत से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स का टाइम एंड हो जाता है और उसके बाद वो चल रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि एलडीज उसके ऊपर लग रही है नहीं लग रही, या वेरिएशन ऑर्डर उसके एक्सेप्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, एंड ओवर बजट, और उसके बाद प्राइसिंग है उसका क्लेम उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये हमारे यहाँ सिनेरियो ये होता है कि टाइम ड्यूरेशन के बाद टाइमली प्रोजेक्ट जो एंड होने का यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बहुत कम है। कि कोई भी एक प्रोजेक्ट उसके लिए आपने तमाम रिसोर्सेज, तमाम बजट्स, उसकी टाइमलाइन, उसकी स्केजुलिंग, उसके रिस्क फैक्टर, उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने तमाम चीज़ें ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ आप उसमें डेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, और देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन के या उस स्टेज के ऊपर आते हैं कि जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर किया जाता है। तो इस स्टेज उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपकी गारंटीज हैं, जो आपने तमाम रिसोर्सेज की एश्योरेंस दी है और जो आप उस प्रोजेक्ट का आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप इस प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट करेंगे। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। इन कंपैरेटिव अगर आप बाहर देखें तो वहाँ पे वही जो एक प्लाजा या हाई राइज बिल्डिंग है, 40 स्टोरी है, 50 स्टोरी है, वो विद इन फ्यू मंथ्स प्लान करते हैं और जब स्टार्ट करते हैं तो जो उनकी एग्जैक्ट टाइम होता है वो उसको विद इन डेडलाइन अचीव करते हैं। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसा भी हुआ है कि वो डेडलाइन से पहले कुछ ऐसा पहले उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो क्या उसके अंदर ऐसी हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको थोड़ा सा खुद भी स्टडी करें और आपको इसका इन हैंड नॉलेज होना चाहिए कि they are currently adopting modern method of constructions
एमएमसी का आपको शायद आइडिया हो कि वो मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जितना भी आप गल्फ में चले जाएं, यूएई में देख लें, दुबई में देख लें, यूके, चाइना, तो जितने भी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट हैं वो मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडर्न है और कंस्ट्रक्शन के मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं। अब उसके अंदर बहुत से आपके पास टेक्निक्स हैं, बहुत से स्टेप्स हैं, बहुत से फुटप्रिंट्स हैं कि जिनको आप अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर इंस्टेंस वो टूल यूज करते हैं मॉडर्न मेथड के अंदर, लेटेस्ट टूल यूज करते हैं, उनके एक्सपर्ट उनके पास होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। देन वो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्री फैब्रिकेशन की तरफ जाते हैं, हाइब्रिड कंक्रीट की कंसेप्ट की तरफ वो उसको अडॉप्ट करते हैं। आपकी जो ऑलरेडी फाउंडेशन है उसको प्री फैब्रिकेटेड फाउंडेशन वो पैरेलल तैयार कर लेते हैं। ऑफ साइड कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। यूके ने इसका कंसेप्ट स्टार्ट किया 2007 के अंदर, जब उनको ये पता चला कि यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, देयर इज अ डायर नीड कि द पीपल आर डिमांडिंग हाउसेस, और उनको जो घर बनाने जो उनकी डिमांड है, मगर जो जितने वो घर बना सकते हैं और जितने ड्यूरेशन में बनाएंगे वो बहुत लेंथी है, वो इन चीजों को रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे सिनेरियो के अंदर दे कम टू अ पॉइंट वेयर दे हैव टू डिसाइड के कोई ऐसी टेक्निक्स इनको कंस्ट्रक्शन के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए जहां पे कम ड्यूरेशन में ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जा सके। और इसकी मदद से क्या होगा कि आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो टाइमली पूरी कर सकते हैं। तो कम ड्यूरेशन में ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाए, ऑब्वियसली ये कौन नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियसली जो डेडलाइंस हैं वो कम टाइम के होंगे, उसको पूरा करेंगे। अब इससे होगा क्या? फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज मनी, या अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट कर लें तो उसका बहुत एडवांटेज है। तो आप में से चले मैं आपसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट हो जाए उसका क्या फायदा होगा, आप में से कोई भी प्लीज। सर एक तो हमारी रेपुटेशन बनेगी, दूसरा हमारा स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। जी वाजिद, वाजिद का एक अच्छा पॉइंट है कि वो कहता है कि अगर आप टाइमली फॉर एग्जांपल 3 साल का प्रोजेक्ट आपने 3 साल में खत्म कर लिया, तो अगर 3 साल से अगर आगे चलता रहेगा तो जो आपकी वहाँ पे मैन पावर है आप उसको कॉन्टिन्यूसली पैसे दे रहे होंगे, बजट है वहाँ पे आपका सर्व हो रहा होगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। और इसके अलावा सर हमारी जो उधर मशीनरी खड़ी है वो भी सारी हमारी उसी में इस्तेमाल होगी, हम उसको किसी दूसरी साइड पर नहीं लेके जा सकते जब तक हमारा आंटिल उसे हम हैंड ओवर न कर दें। मशीनरी हो गई, इस तरह हमारा शटरिंग हो गई, लेबर, टोटल हमारा स्टाफ, हमारा जो कुछ भी होगा उधर ही काम करेगा जब तक हम उसे हैंड ओवर नहीं कर देते। और इस तरह हमारा लॉस इन शेप ऑफ मनी लॉस ही होगा, और वो ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं और वैलिड पॉइंट्स हैं, इसलिए कि जो आपके पास एक प्रोजेक्ट है वो अपने ड्यूरेशन के ऊपर नहीं एंड हो रहा, तो जब तक वो चलेगा तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज, तमाम फिजिकल रिसोर्सेज, उसकी आपको क्या है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रादर देन एक प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट हो जाए, आपके तमाम ये पैसे बच जाएं, तो मगर वो आपको तमाम चीज़ें अब देनी पड़ेंगी पैसे उस हवाले से, एक क्योंकि प्रोजेक्ट आपका नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पर डे उनकी आपको कॉस्ट पड़ती रहेगी। मशीन की जो आपने रेंट पे ली है, एक तो होता है कि आप बहुत सी इक्विपमेंट आपकी अपनी होती है, मगर बहुत सी ऐसी वहाँ पे आप इक्विपमेंट लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पंप लेकर आते हैं, पंप मशीन के कंक्रीट आपने बहुत हाई राइज ऊपर लेकर जानी, तो पूरी पाइपलाइन आप या कंक्रीट का जो पंप होता है वो पंपर वो ले आते हैं, या समटाइम कंप्रेसर आप लेकर आते हैं, बिफोर कंक्रीटिंग आप सफाई करते हैं उस जगह की, कंप्रेसर वगैरह लेकर आते हैं, या ग्राउटिंग वगैरह के लिए, या आप स्ट्रेसिंग के लिए बहुत से हाइड्रोलिक पंप्स आप ले, तो ये डिपेंडिंग अपॉन क्या, ये एक्सकेवेशन के लिए या ग्रेडर रोड के लिए आप वहाँ पे, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी अपनी इक्विपमेंट है और कौन सी आप रेंट आउट कर रहे हैं। तो रेंट अगर वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्वियसली रेंट वाली मशीन की एक्टिविटी स्टिल पेंडिंग है, तो वो आप रेंट आउट उसको वहाँ पे आपको उसका पड़ेगा, प्लस अपनी मशीनरी है, आप किसी और प्रोजेक्ट में उसको डिप्यूट नहीं कर सकते, रीजन बीइंग कि वो करंट प्रोजेक्ट आपको चल रहा है और वहाँ पे उसकी एंगेजमेंट है। अदर देन इन पॉइंट्स के अलावा कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहे प्लीज। सर मार्केट इन्फ्लुएंस से भी बात जाएंगे अगर टाइम पे करेंगे। सॉरी, मार्केट की जो वेरिएशन है सर, क्योंकि मार्केट डे बाय डे मार्केटिंग की वेरिएशन, जी वैलिड पॉइंट कि आपकी मार्केटिंग के जो वहाँ पे रेट्स उस टाइम चल रहे हैं, या प्लस डॉलर रेट आप ये कह लें कि जो प्राइसेस हैं या जो
जो स्टील है इस टाइम 1 टन जो स्टील है वो 1,37,000 का चल रहा है, 1,40,000 का चल रहा है फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे। अगर यही प्रोजेक्ट आप 1 साल और एक्सटेंड कर जाते हैं और माइट भी आगे चल के आप परचेज करते हैं, तो हो सकता है कि उस आगे चल के वो क्या हो जाए, 1,80,000 का हो जाए, 1,90,000 का हो जाए, वहां पे वेरिएशन। सीमेंट फॉर एग्जांपल है 500 की बोरी है, 550 की बोरी है, वो आगे चल के आपको पर बैग वो जो है वो उसमें डिले आ जाए। सेम गोज विद द मटेरियल जो आपके पास डिफरेंट है, तो मार्केट के हवाले से जो उसकी प्राइसिंग है उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। वैलिड पॉइंट। इसके अलावा और आपका कोई पॉइंट हो? सबसे मेन सर, हम अपना जो हमारी रेपुटेशन है वो हमारी प्री क्वालिफिकेशन में ये चीज़ बड़ी कारआमद होती है कि आपने कोई मेन प्रोजेक्ट, कितने मेन प्रोजेक्ट हैं वो अपने इन टाइम मुकम्मल किए हैं प्री क्वालिफिकेशन में, तो आपकी रेपो इसमें अगर आप वैलिड टाइम पे पॉइंट कि मुकम्मल आप करते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट है उसको टाइमली देखें, क्योंकि ये कोई एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इफ यू आर इन द फील्ड देन इट इज योर ब्रेड एंड बटर। अगर आप एक कंट्रैक्टर हैं, आप एक फर्म आप ओन करते हैं, तो फिर आपने एक प्रोजेक्ट लेके और उसी में ही आपने वो सब कुछ, आपको एक प्रोजेक्ट नहीं है, आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड सेट करने हैं, आपने उस प्रोजेक्ट की रेपुटेशन के ऊपर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स देने हैं। वो जो प्रोजेक्ट वहां पे आपकी बिल्ड होगी कि आपने तमाम जो वर्क है वो क्वालिटी का किया एंड देन आपने उसको टाइमली एग्जीक्यूट किया प्रोजेक्ट को। तो जब आप नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस ट्रेंड है कि आपने टाइमली एग्जीक्यूट किया और रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी थी वहां पे, तो वो चीज आपको आगे हेल्प आउट करती है फॉर श्योर। अगर वही क्लाइंट होगा फिर तो फॉर श्योर आप वो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, उसने आपके साथ इतना अरसा काम किया है, आपके स्टेक आपस में है, आपकी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो चुकी है, वो तो फॉर श्योर आपके अलावा किसी को नहीं प्रेफर करेगा। मगर अगर कोई और भी अगर कोई क्लाइंट होगा तो वो भी आपकी रेपुटेशन के जो रिकमेंडेशन होंगे उसको देख के देयर आर चांसेस कि वो आपको उसके लिए फर्दर सिलेक्ट कर सके। जी, इसके अलावा कोई और पॉइंट हो? सर विद इन टाइम करने से क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंश्योर हो सकता है। अगर आपके पास एंड पे टाइम बहुत कम है तो शायद आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके उस टाइम को ना पूरा करने, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आप अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इस पे एक बड़ा फैक्टर ये है कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है ना वो भी आप इंश्योर कर सकते हैं। जी शाबाश। इसके अलावा और कोई पॉइंट आपका? सर अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट हो तो गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, इस वजह से वो भी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर टाइम पे ना हो। जी शाबाश। ये अच्छा पॉइंट है कि अगर सम टाइम ऐसे होता है कि आपके जो फंड होते हैं वो डायरेक्टली, जो क्लाइंट होता है वो गवर्नमेंट का अगर क्लाइंट है तो फॉर श्योर आप उसके अंदर इफेक्ट होते हैं कि आप एक काम करते हैं। बहुत सी दफा ऐसे होता है कि साल ये बड़ा ड्यूरेशन है, आई मीन देखें 12 मंथ्स, तो उसमें आपका क्या होता है कि बिल पेंडिंग पे चले जाते हैं। तो समटाइम जब गवर्नमेंट स्विच होती है या कोई और इस किस्म की मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई और रीशफलिंग होती है, इसके अंदर बहुत वो इफेक्ट होता है, जो आपका कंट्रैक्टर होता है उसकी पेमेंट रुक जाती है। उससे सिर्फ वो कंट्रैक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर जो बेचारा मजदूर तबका है वो है, तो उनकी तनख्वाहें लेट हो जाती हैं। तो सम टाइम ये तो यूजुअल है। आई मीन जब मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर था तो वहां पे आई मीन 3 महीने तक हमें पे नहीं मिली। तो इन चीज़ों को भी अपार्ट फ्रॉम कंट्रैक्टर के जो गवर्नमेंट है या क्लाइंट है उस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि इनके बिल्स के अंदर डिलेज नहीं होना चाहिए। इफ समथिंग हैज हैपन, इफ समथिंग इज डन टाइमली और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और तमाम चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं, देन देयर शुड नॉट बी फर्दर डिले, बिकॉज इट्स नॉट अफेक्टिंग द कंट्रैक्टर बट इन फैक्ट व्यू है, वो उसको इफेक्ट कर रहा है और उसके सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को नहीं कर रहा, उनकी फैमिलीज को फर्दर इफेक्ट कर रहा है। वैलिड पॉइंट। अदर देन दिस पॉइंट शाबाश। जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं फिर बहुत आपने अच्छे वैलिड पॉइंट बताए, मगर इसके अंदर फिर इन पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉइंट्स और मैं ऐड ऑन करता हूँ कि क्या एडवांटेज होगा अगर आप इसको, या नुकसानात होंगे कि आप इसको अगर टाइमली किसी प्रोजेक्ट को कर सकें। फॉर इंस्टेंस कि देखें, मैं एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहा हूँ, 45-40 स्टोरी उसमें बिल्डिंग है। अगर वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, मैंने उसको 3 साल में एग्जीक्यूट कर लिया, अब उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि देखो, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मैं इमीडिएटली जो शॉप्स होंगी उसको क्या कर सकता हूँ, रेंट आउट कर सकता हूँ। मैं इमीडिएटली उनको वहां पे सेल आउट कर सकता हूँ। और इन पैरेलल जैसे ही वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे मैं इमीडिएटली एक और प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट कर सकता हूँ। आप अंदाजा करें कि एक प्रोजेक्ट
3 साल का था वो 6 साल पे चला गया। अब उस 6 साल जो 3 साल एक्स्ट्रा लगे हैं वो क्या है, आपका टोटल वेस्टेज है, उसमें किसी किस्म का आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, किसी किस्म का आप उससे फायदा नहीं ले रहे। उसके अलावा प्लस आप कोई उस सारे रेवेन्यू से कोई पैरेलल प्रोजेक्ट आप वहां पे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट वहां पे है। आप तो कर सकते हैं मगर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वहां पे करें। तो आप ये देखें कि वो 40 की 40 दुकानें आप टाइमली प्रोजेक्ट एंड हुआ आप उसको रेंट आउट कर दें, आप उसको सेल आउट करें, तो कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उसमें जनरेट कर सकते हैं और पैरेलल आप एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि आप उसको प्रोजेक्ट को टाइमली क्या करें। आई थॉट अच्छा ये तमाम जो मैंने कहा कि ऑलरेडी मैं चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी जस्ट आपने इसको पढ़ना है, पढ़ेंगे और आपको इसमें समझ आती जाएगी। तो ये वही तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको डिटेल के साथ बताई हैं, डिजिटल और मैनुअल डिजिटल सॉफ्टवेयर की इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन है, डेफिनेशन, क्वांटिटी शीट, टेक ऑफ शीट जिसके अंदर तमाम डाटा डिटेल्स, ड्राइंग्स वगैरह इन क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगी। BOQ आप सबको पता है, तमाम ब्रेक डाउन उन क्वांटिटीज़ का जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही हैं। रेट एनालिसिस है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, प्रिडिक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, सपोर्ट, इन तमाम चीज़ों का एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्सकलेशन होता है जिसके अंदर आपकी पेट्रोल, आपकी लेबर, इन तमाम के रेट वेरी करते हैं। तो जब ये वेरी करते हैं तो इसकी प्रोविजन होती है आपके उसके अंदर कि ये आप चेंज करके वहां पे रख सकते हैं। एक्सकलेशन एक टर्म होती है जिसके अंदर आपकी 5 मेन चीजें आती हैं। आपका ऑयल के रेट, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली वेरी करता है, आपकी लेबर, आपका यहाँ पे स्टील जो होता है, ये तमाम 4-5 चीजें, इसके लेबर के रेट, ये तमाम 4-5 चीजें होती हैं। इसके फार्मूला आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्राफ्ट करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो रेट चेंज होता है आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और जो BOQ होता है उसके मुताबिक फिर आप उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत क्विकली वेरी करती है। तो इसलिए इसको आप एक्सकलेशन और ये 4-5 टर्म जिसके अंदर आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। एस्टिमेट की नीड क्यों है, ऑब्वियसली आप इसको बजटिंग और इन तमाम चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेगी। आपको एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होगी कि इतना टोटल आप बजट आपने रखा था, मिड तक आप पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट के, इतनी अमाउंट आपकी लग चुकी है और जो आपने सोचा हुआ था उसके मुताबिक चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो उसमें आप कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट पे बिड प्राइस, टोटल प्राइस, मार्कअप, डायरेक्ट कॉस्ट हैं आपकी, ये लेबर, इक्विपमेंट से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी होती हैं बहुत सी, उसमें मार्कअप अमाउंट है, प्रॉफिट है, कंटिजेंसीज हैं, अलाउंस ऑफ फॉर रिस्क, जनरल होम ऑफिस ओवरहेड्स हैं, वहाँ पे उनके जो खर्चे वगैरह होते हैं, जॉब्स ओवरहेड हैं, जनरल कंडीशंस हैं, साइट कंडीशन, द ओवरऑल कॉस्ट को साइट कंडीशन समटाइम इफेक्ट करती हैं वहाँ पे। ईच टाइप ऑफ वर्क रिक्वायर्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मे बी ऑफ एन ऑर्डिनरी हाउस और ऑफिस एंड इट मे आल्सो बी ऑफ डैम, टनल, किसी भी नेचर का प्रोजेक्ट हो सकता है। ईच ऑफ दिस वर्क रिक्वायर्स टोटली डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। हर इसकी जो अप्रोच होती है, जब जो एग्जीक्यूट का जो आपका प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, तो वो मुख्तलिफ होता है हर एक प्रोजेक्ट का, कैसे आप इसको इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी मशीनरी उसके लिए क्या क्या चाहिए होगी। तो क्वालिटी ऑफ लेबर आउटपुट वेरीज इन डिफरेंट लोकेलिटीज। क्वालिटी ऑफ लेबर भी ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी आउटपुट वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। वेदर के हवाले से भी वेदर कंडीशन ग्रेटली अफेक्ट द आउटपुट। ग्राउंड कंडीशन वेरी एंड चेंज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन में भी ड्राई, वेट, हार्ड, सॉफ्ट, शैलो। जहाँ पे आपके पास जो जैक हैमर होता है, अगर आप वहाँ पे किसी किस्म का कोई स्टोन ब्रेक कर रहे हैं और वो बहुत ही स्टिफ किस्म का रॉक है, तो पर आवर का जो रेट है ऑब्वियसली वो आपके पास मुख्तलिफ आएगा, उसके लिए ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सी साइड कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट को इफेक्ट करती हैं। The work may be in the open ground such as field, it may be congested area वहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का वहाँ पे बहुत सारा इशू है। आपको पब्लिक रोड है वहाँ पे, उसमें आपको बहुत सी इश्यूज हैं वहाँ पे मूवमेंट के हवाले से या कंजेशन के हवाले से। necessary extension, watching, lightning, controlling efforts. The source of availability of a sufficient supply of material of good quality is also a factor. अब एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिंपल एक ब्रिज है और ड्यूरिंग रेनी सीजन वो या मानसून रीजन्स के अंदर वो बंद हो जाता है, तो आपकी वहाँ पे जो सोर्स है वहाँ से आपके पास वो मटेरियल टाइमली प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि जो साइट इस लोकेशन के ऊपर है कि वहाँ पे रोड इतना है कि बहुत मुश्किल से वहाँ पे आपके पास चीज़ें पहुँच रही हैं, तो ये आपको इफेक्ट करती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी आल्सो इफेक्ट। अब एक लोकेशन है वहाँ पे आपके पास बहुत कम वहाँ पे मशीनरी रेंट आउट करते हैं लोग और वो ऑलरेडी इंगेज हैं वो मशीनरी, तो आपके लिए फिर उसमें डिले की सूरत में आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
असेस टू द साइट मस्ट बी रीजनेबल, साइट का जो असेस है वो रीजनेबल होना चाहिए। इफ द असेस इज पुअर टेम्परेरी रोड में भी कंस्ट्रक्ट आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि आपको रादर देन आप उस पर एडजस्ट करें कि ये रोड काफ़ी हद तक असेसिबल बना लें, जिससे आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपके प्रोजेक्ट में इसको हेल्प आउट करेंगे। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, ये आप सिंपल स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं, आप इनको पढ़ते जाएं, आपको इसमें समझ आ जाएगी। In preparing an estimate, estimator must have good knowledge regarding the important rules of the quantity surveying. He must thoroughly understand the drawings of the structure. वो तभी होगा जब वो ऑलरेडी उसने उसके ऊपर काम किया होगा, ड्राइंग्स को समझा होगा और उसके मुताबिक खुद उसने पेन लेकर चीज़ों को किया होगा। He must also be clearly informed about the specification showing the nature, classes of the work and the materials to be used because the rates नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है। अच्छा, बस ये कुछ स्लाइड्स और हैं, ये एसेंशियल क्वालिटीज हैं, दैट्स इट। ये हमारा लेक्चर है, इससे रिलेटेड जो आपका ये तमाम स्लाइड्स हैं ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर है इसके अंदर, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दोबारा इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।